ओके तो हाय गाइस व्हाट्सअप, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द लास्ट क्लास जिसमें हम लोग डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट को एक बार बोर्ड एग्जाम्स के लिए वापस से रिवाइज कर रहे हैं क्रैश कोर्स में। और इसके पहले दो लाइव स्ट्रीम्स जो मैंने करी थी बैक टू बैक, उसके अंदर मैंने डी ब्लॉक पूरा कंप्लीट करा दिया था। अब एज पर टर्म 2 सिलेबस हमारा ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एंड गाइस खास बात यह है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेंथेनॉइड सीरीज पढ़ना है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम लोग सब जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड के अंदर और 7th पीरियड के अंदर हम लोगों को फर्स्ट एलिमेंट जो डी ब्लॉक के अंदर मिलता है उसको हम बोलते हैं लेंथेनम, और जो सेकेंड एलिमेंट हम लोगों को डी ब्लॉक के अंदर मिलता है 7th पीरियड में उसको हम बोलते हैं एक्टेनम। नाउ गाइस लेंथेनम के बाद में आप लोगों को 14 ऐसे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं जिनका वैलेंस शेल आप लोगों को 4f, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है। सिमिलरली एक्टेनम के बाद में भी आप लोगों को 14 ऐसे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में जाता है। नाउ 4f ऑर्बिटल के अंदर आप लोगों को 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके भरते हुए नजर आते हैं, इसीलिए आप लोगों को 14 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। 4f के बाद 5f ऑर्बिटल में भी क्योंकि मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं, इसलिए एक एक करके एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरता जाता है और आप लोगों को इसके अंदर 14 एलिमेंट दिखाई देते हैं। नाउ इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में प्लेस करने की जगह तो थी नहीं, क्योंकि लेंथेनम के बाद में अगला आने एलिमेंट आ गया था हैफनियम, समझ रहे हैं। एक्टेनम के बाद में आ गया था रदरफोर्डियम, और रदरफोर्डियम और हैफनियम आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट्स थे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके डी ऑर्बिटल में जा रहा था लेंथेनम की तरह। रदरफोर्डियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी डी ऑर्बिटल में जा रहा था एक्टेनम की तरह। तो फिर ये 14 एलिमेंट्स कहां रखे जाएं, इसलिए पीरियोडिक टेबल में नीचे एक अलग से स्पेस बना दिया गया और इन्हें नाम दे दिया गया लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज, और इसके नीचे वाले एलिमेंट को नाम दे दिया गया एक्टेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज को 4f सीरीज बोला जाने लगा, एक्टेनॉइड सीरीज को 5f सीरीज बोला जाने लगा। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन एक खास बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो तुम्हारा लेंथेनम होता है, जो तुम्हारा एक्टेनम होता है, इनकी आप जितनी भी प्रॉपर्टीज देखेंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट से कम और एफ ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा मैच करती है। इसीलिए आप लोग कई किताबों में, कई पीरियोडिक टेबल में ये जो लेंथेनॉइड सीरीज है, आप इसकी शुरुआत लेंथेनम की तरफ देखते हो, लेंथेनम आता है, यहां पर आप देखते हो एक्टेनम आएगा, उसके बाद में फिर लेंथेनम के बाद जैसे सेरियम आ गया है ना, प्रासियोडायमियम आ गया है ना, नियोडायमियम आ गया, इस तरीके के आपको फिर एलिमेंट्स दिखाई देते हैं अप टू ल्यूटेटियम। समझ में आ रही बात आप लोगों को? मतलब हम लोग ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही लेंथेनम की स्टडी करते हैं। खैर इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक एक करके हमारे लेंथेनम सीरीज की तरफ चलते हैं। तो गाइज लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं हम लोग सब जानते हैं। इनके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बेसिक में समझाया कि पीरियोडिक टेबल के 6th पीरियड में आपको लेंथेनम नाम का एलिमेंट दिखाई देता है। लेंथेनम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके 6s ऑर्बिटल में, ये मैंने क्या बना दिया भगवान ही जानता है, इसको मैं ठीक कर देता हूं वरना आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो। तो हमने इसके 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया और 5d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। ये आपका लेंथेनम है। लेंथेनम के बाद में फ्रॉम सेरियम टू ल्यूटेटियम, फ्रॉम सेरियम टू ल्यूटेटियम, हम Lu लिखेंगे ल्यूटेटियम को। आप एक बात ध्यान रखना, आपको हमेशा 6s ऑर्बिटल पूरा दिखाई देगा। 6s ऑर्बिटल आपको पूरे के पूरे 14 एलिमेंट में पूरी तरह भरा हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं, पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में 5d ऑर्बिटल में कभी कभी आपको 0 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, कभी कभी आप लोगों को 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा और कभी कभी आप लोगों को एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। मतलब
0 to 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं आपको इन एलिमेंट्स के नाम यहां पर लिखवा दूं क्या? चलो मैं आगे आपको दिखाई दूंगा कॉन्फ़िगरेशन, जब टेबल दिखाऊंगा तब आपको ये चीज दिख जाएगी। और फिर आपको इसके 4f ऑर्बिटल में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। तो ये है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड सीरीज का। मैं आपको एक टेबल के माध्यम से, टेबल के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो यहां पर मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है लेंथेनम 5d1 6s2। लेंथेनम के बाद आप देखो सेरियम। नाउ गाइस सेरियम के अंदर आप लोग यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है और 4f में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी यहां पर सेरियम वो पहला ऐसा एलिमेंट है जिसके f ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सेरियम के बाद आप देखो प्रासियोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम। यहां तक कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फिर आप देखो गैडोलिनियम, वो सेकेंड ऐसा एलिमेंट है जिसके d ऑर्बिटल में फिर 1 इलेक्ट्रॉन नजर आया। फिर आप देखो टर्बियम, डायस्पोरियम, फिर आप यहां पर देखो होलोमियम, एर्बियम, थूलियम, वाइटरबियम, इनमें भी नहीं। लेकिन आप ल्यूटेटियम में देखेंगे तो फिर आपको 5d में 1 इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। तो गाइज यहां पर क्या आप लोगों के मन में सवाल आना चाहिए कि क्या सर हमें इसको रटना है, क्या हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग सेरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम ये 3 नाम याद कर लो, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता रहे कि इनके d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी किसी का कॉन्फ़िगरेशन आपको रटने की, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला आपके सामने जो आया है ट्रेंड वो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस का। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो पिछली 2 लाइव स्ट्रीम करी थी उसमें मैंने एक टर्म पढ़ाई थी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगातार एप्लीकेबल है। अच्छा, आपको एक बात मैं और बता दूं, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस ग्राफ के अंदर आपको सब कुछ ट्राई पॉजिटिव दिख रहा है। देखो लेंथेनम ट्राई पॉजिटिव दिख रहा है, सेरियम ट्राई पॉजिटिव दिख रहा है, प्रासियोडाइमियम ट्राई पॉजिटिव दिख रहा है, आपको नियोडाइमियम ट्राई पॉजिटिव दिख रहा है, आपको प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोरियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, वाइटरबियम और ल्यूटेटियम, ये सब आपको ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में दिख रहे हैं। वाई? बिकॉज ऐसा बोला जाता है दैट इनका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई है तो वो इनका ट्राई पॉजिटिव यानी +3 स्टेट है। और +3 स्टेट के अंदर ही एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक रेगुलर ऑर्डर में आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। एक रेगुलर ऑर्डर में आप लोगों को डिक्रीज होता हुआ नजर आता है इन एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। आई मीन आयोनिक रेडियस बोलना चाहिए क्योंकि ये सब आयन है। तो आयन एक रेगुलर पैटर्न में, एक प्रॉपर पैटर्न में डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हम लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप देखो, आप यहां पर खुद देखने की कोशिश करो, लेंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक कंटिन्यूअसली यू आर ऑब्जर्विंग अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं? दैट एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, आयोनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन हम बताएंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन क्या बताएंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखो मेरी बात समझो, मेरे पास में न्यूक्लियस है। हम लोग सब जानते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? आपके न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने। तो अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो मतलब आप प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ा रहे हो और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ा रहे हो। इलेक्ट्रॉन का नंबर कहां बढ़ा रहे हो? वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। और प्रोटॉन का नंबर कहां बढ़ा रहे हो? ये न्यूक्लियस में। तो जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते चलोगे, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते चलोगे, मैं मानूंगा मेरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। अब ये मेरा फर्स्ट शेल, ये मेरा सेकेंड शेल,
ये मेरा थर्ड शेल, ये मेरा फोर्थ शेल, ये मेरा फिफ्थ शेल और ये मेरा सिक्स्थ शेल। अब आप इमेजिन करो कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन भरते भरते फर्स्ट में भरा, सेकंड में भरा, थर्ड में भरा, फोर्थ में भरा, फिफ्थ में भरा और आप सिक्स्थ में आ गए। सिक्स्थ में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि हम लोग अगर इस लेंथेनाइड सीरीज के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसके 5d में 0 या 1 होता है और फिर इसके 4f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मेरे को 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो भरने मेरे पक्के थे। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा नीचे उतरा और 5d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरा। अच्छा, 5d के अलावा 5s और 5p तो पूरा भरा हुआ था ही, 5s और 5p भरा हुआ था। फिर मैं और नीचे उतरा जिसमें 4s, 4p और 4d पूरा भरा हुआ है। अब मैं बचे हुए 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके 4f में इलेक्ट्रॉन भरूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो आप देखो कि सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉन भरने के लिए न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया, फिर दूर जाने के बाद में एक स्टेप अंदर आया फिफ्थ शेल में, और अंदर आने के अलावा छोड़ो मैं और अंदर आ गया। मतलब पहले तो मैं न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया, तो क्या हुआ, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल एक दूसरे से दूर हो गए। अच्छा, जब वैलेंस शेल की बात करी जाएगी तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में 5 शेल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन्होंने न्यूक्लियस को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होने के बावजूद न्यूक्लियस इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर नहीं ला पाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ गया है। लेकिन अब आपने क्या करा, एक तो तुम न्यूक्लियस के दूर जाने के बाद में एक स्टेप अंदर आ गए और अंदर आ गए, आप न्यूक्लियस के और अंदर आ गए, मतलब आपने न्यूक्लियस के करीब आकर इलेक्ट्रॉन भरना चालू करा। तो अब तो न्यूक्लियस बोलेगा कि भाई तू एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा है, मतलब तू मेरे अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की मात्रा बढ़ाए जा रहा है और मेरे बिल्कुल नजदीक इलेक्ट्रॉन भी भरे जा रहा है। तो भैया मैं तो खींचूंगा ना, मैं तो अट्रैक्ट करूंगा ना, क्योंकि अब मेरे को स्क्रीन करने वाले शेल्स कम हो गए। अब मेरे ऊपर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहे थे वो शेल्स कम हो गए। इसलिए न्यूक्लियस अब क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उनको उतनी ताकत से अंदर की ओर खींचेगा। मतलब कि यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर भरा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो, इसको स्क्रीन कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। स्क्रीनिंग इफेक्ट इन पर d ऑर्बिटल का या f ऑर्बिटल का ना के बराबर है। तो आपके जो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पर शील्डिंग इफेक्ट भी कम होता है। क्या बोल रहे हो सर, मैं समझा नहीं, थोड़ा ठीक से बताओ। भाई f ऑर्बिटल बहुत डिस्क्रीट है। ये जो f ऑर्बिटल है ये बहुत बड़ा और बहुत डिस्क्रीट है। इसमें तुम एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दोगे, एक 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 यहां भर दोगे, क्या भर दोगे, फिर एक यहां भर दोगे। इतनी स्पेस है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ही नहीं। वो बोलेगा भाड़ में जान दो, मेरे को रिपेल करना ही नहीं है। रिपल्शन कहां होता है, जैसे एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल क्या वैसी जरा सी स्पेस है, उसमें अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और उसमें तुमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रख दिया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करना चालू कर देंगे क्योंकि स्पेस कम है। लेकिन आपके जो डी ऑर्बिटल है और आपके जो एफ ऑर्बिटल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट ना के बराबर होता है, क्योंकि इनका खुद का ही कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये खुद ही बिखरे बिखरे रहते हैं। तो जब बिखरे बिखरे रहेंगे तो इनका एक दूसरे पर कोई खास रिपल्शन या कोई खास अट्रैक्शन नहीं होगा। तो एक तो तुम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में भर रहे हो जिसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ना के बराबर है, और दूसरा पॉइंट कि आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आकर भर रहे हो, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आकर भर रहे हो, तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इस वजह से आप लोगों को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगातार देखने को मिलता है। ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से और कई बार डिस्कस कर चुके। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से
डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन एक बार हम वापस से इस पूरे टेबल को स्टडी करेंगे, क्योंकि इस टेबल के अंदर मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखो, सबसे पहली बात, हम यहां पर शुरुआत कर देते हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग यहां पर हमारे नए टॉपिक की शुरुआत भी कर देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ताकि आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक को ठीक से समझ सको, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स मुझे बताने ही है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में आप फर्स्ट पॉइंट लिखो कि आपका जो लेंथेनम है वो और आपका जो लुटेटियम है वो ये दोनों अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोगों को दिखाई देंगे। ये दोनों आप लोगों को अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई देंगे। ये क्या हो गया, क्या करूं मैं, इसका फेंक भी तो नहीं सकता, महंगा जो है। हाँ, तो लेंथेनम और लुटेटियम नहीं है यार, ये एलन है, तो हम इसको लेंथेनम समझेंगे। और ये कुछ गलत लिखा हुआ है, लेंथेनम एंड लेंथेनॉइड कंपाउंड्स बोलना चाहिए मुझे इसको। लेट मी करेक्ट, थोड़ा सा इसके अंदर एक गड़बड़ है, मैं इसको करेक्ट करके लिखूंगा। हाँ, तो पहले तो मैं लिखूंगा आपका लेंथेनम, लेंथेनम जिसका सिंबल है La, ये अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और उसके बाद में आपके जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड मतलब आपके सेरियम से शुरू होकर लुटेटियम तक, इसका कॉमन सिंबल Ln माना गया है। ये सब अपने +3 फॉर्म में दिखाई देते हैं, और बेसिकली ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेटिंग होता है। ये प्रीडोमिनेटेड रहता है। आप किसी भी लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट को पढ़ो, ये प्रीडोमिनेंट होता है। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? उसके अलावा ऐसा नहीं है, बहुत सारे लेंथेनॉइड +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ईदर इन देयर सॉलिड फॉर्म और ईदर इन देयर एक्वस फॉर्म। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब आपका लेंथेनम या लेंथेनॉइड सीरीज का कोई भी एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो उसका f ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाए, f ऑर्बिटल खाली हो जाए, जैसा कि आपको सेरियम के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा, या तो उसका f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए, जैसा कि आपको टर्बियम के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा, अगर आपका f ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाए तो केस पॉसिबल ही नहीं है। तो यूजुअली ये दो एलिमेंट, एक तो तुम्हारा सेरियम और एक तुम्हारा टर्बियम, ये तो प्रीडोमिनेंटली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे तरीके से शो करता है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर आपके पास में सेरियम +4 फॉर्म में है, और अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हो और आप चाहते हो कि सेरियम अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, तो आपको पता है यहां पर इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो +1.74 वोल्ट होता है। दैट मींस सेरियम अपने +4 फॉर्म से +3 फॉर्म में आना चाहता है। सेरियम +4 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, दूसरों को रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर, यानी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट। दैट मींस इस बात से क्या प्रूव होता है? इस बात से यह प्रूव होता है कि सेरियम भले ही अभी अपने +4 फॉर्म में अपने 4f ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन खो चुका है, लेकिन वो अभी स्टेबल नहीं है। शो कर रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन स्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उसके 4f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो कंपैरेटिवली मच स्टेबल और स्टेबिलिटी फील करने लगे अपने +3 फॉर्म में आकर। इसीलिए तो उसने प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो किया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके सेरियम की, कहां गया भैया? सेरियम की अगर हम बात करें तो सेरियम +4 फॉर्म में एक अच्छा एनालिटिकल एजेंट होता है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप देखो प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम
और डायस्पोरियम ये भी अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ये भी अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जस्ट क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके एटॉमिक साइज इनको सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे कोई ज्यादा डिटेल्ड या कोई ज्यादा घुसने वाला एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपका जो यूरोपियम है, मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं लिख देता हूं, आपका जो यूरोपियम है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? यूरोपियम जब अपने +2 फॉर्म में होता है तो ये जल्दी से अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़ा ये एनवायरनमेंट में कोई और एक्सेप्ट करके रिड्यूस होगा, इसीलिए दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब यूरोपियम ने ऐसा क्यों करा? तो आप यहां पर देखो, यूरोपियम जब अपने +3 फॉर्म में चला जाता है तो इट गेन्स मच मोर स्टेबिलिटी। यहां पर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि गलत लिखा हुआ यूरोपियम के अंदर, लेट मी चेक, यहां पर आना चाहिए 5, यहां पर आना चाहिए 5। तो यूरोपियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की पूरी कोशिश करता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि भैया कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो किए जाते हैं, तो आप बोलेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट। उसके अलावा कभी कभी +2 और कभी कभी +4 शो किया जाता है। +4 यूजुअली उन एलिमेंट्स के द्वारा शो किया जाता है जिनका 4f ऑर्बिटल एम्प्टी हो या हाफ फिल्ड हो। उसके अलावा कभी कभी कुछ एलिमेंट और शो कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर ऐसी बता देता हूं जिस पर सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे पहले बात, आपके सारे जो ये एलिमेंट होते हैं दे ऑल आर सिल्वरी वाइट एंड सॉफ्ट मेटल्स, ये एकदम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं सिल्वरी वाइट कलर के। दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसे ये एयर की प्रेजेंस में आते हैं दे गेट्स टार्निश्ड, यानी ये अपना ग्लो, अपना शाइन, अपनी जो जिसको बोलना चाहिए चमक, लस्टर, वो खो देते हैं। अच्छा, इनकी जो हार्डनेस होती है, देयर हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। देखो बेटा एक बात बताओ, कोई भी चीज हार्ड कब होगी? जब उसका एटॉमिक साइज छोटा होगा। तो एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से इनकी जो पैकिंग होती है वो स्ट्रांग होती जाती है, और स्ट्रांग पैकिंग की वजह से इनकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। इनफैक्ट इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी 1000 से 1200 केल्विन के बीच में होता है। यहां पर एक हमारे पास में एलिमेंट होता है जिसका नाम है सेरेमियम। सेरेमियम का मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा हाई होता है, और ये स्टील जितना हार्ड होता है, ये स्टील हार्ड होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, सेमेरियम एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। अच्छा, ये सब गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो एटम का लेटाइस होता है या जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो नॉर्मल मेटल जैसी होती है, इसलिए बहुत अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, छठा पॉइंट, ये भी कलर शो करते हैं। दे आर कलर इन देयर एक्वस और इन देयर सॉलिड फॉर्म, और इन देयर सॉलिड फॉर्म क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। कैसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं? जैसे कि आपका La+3 या आपका Lu+3 आयंस, ये जो होते हैं दे आर समवॉट कलरलेस, दे आर समवॉट शो कलर, आर कलर्ड लिखना चाहिए, आर कलर्ड, एंड हमेशा लिखना चाहिए रेस्ट। नहीं, मैंने इसको उल्टा लिख दिया यार, मैं क्या लिख रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो La+3 एंड Lu+3, लेंथेनम एंड ल्यूटेटियम अपने +3 फॉर्म में कलरलेस होते हैं। आप इसे कलरलेस ही लिखे। रेस्ट सारे मेरे प्यारे बच्चों कलर शो करते हैं। अच्छा, ये लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं।
they also show magnetic property, same reason, because of presence of unpaired electrons. ठीक है, उसके अलावा एक बात आप ऑब्जर्व करना, दैट फ्यू एलिमेंट्स, एक बात आप ऑब्जर्व करना, फ्यू एलिमेंट्स have calcium like reactivity, have calcium like reactivity because उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 बहुत कम और आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 भी लगभग 1200 केल्विन होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैल्शियम. लेकिन as the atomic number increases, they start behaving as एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 होता है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होने की वजह से फिर ये अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं. देखो हम कुछ केमिकल रिएक्शंस करके देख लेते हैं. अगर आपने किसी भी लेंथेनम को एसिड के साथ ट्रीट करा तो ये हाइड्रोजन नामक गैस रिलीज करेंगे, प्लस Ln एसिड के अंदर जैसे मान लो लेट्स से HCl है, तो HCl ये X3 बनाकर बाहर हो जाएगा. अगर आपने हेलोजन के साथ ट्रीट किया तो Ln(X3) मतलब आप देख रहे हो वैलेंसी +3 शो हो गई. अगर आपने ऑक्सीजन के साथ बंद करा तो Ln2O3 यहां पर भी इनका चार्ज +3 हो गया. सल्फर के साथ Ln2S3 यहां पर भी चार्ज +3 हो गया. ऑक्सीजन के साथ LNN क्योंकि चार्ज +3 हो गया. कार्बन के साथ में +2 एंड हाइड्रोक्साइड या वाटर के साथ LnOH3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो इनकी डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस होती हैं. एंड गाइस विद दिस इतना ही आप लोगों को ट्रांजिशनल और इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट से पूछा जाएगा. इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. DNF ब्लॉक एलिमेंट अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने प्रॉपर तरीके से बोर्ड पर इसे समझाया है और मैंने इसके पहले वाले सेशन में भी पूरे डिटेल में वीडियोस बनाए हैं. ये क्रैश कोर्स था इसलिए इसको जल्दी खत्म कर दिया. अब क्रैश कोर्स में अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसको भी जल्दी खत्म करेंगे. फिर फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे. आपकी एग्जाम 7 मई को है और 7 मई के पहले आपको एक बार पूरा रिवाइज में ग्रेविटी सर्कल पे करवा दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री.